हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में इसका वेटेज रहता है 7 मार्क्स का। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 मार्क्स की ये यूनिट है एग्जाम्स में। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लास 12th का सिलेबस बताया था और साथ के साथ ये भी बताया था कि हम शुरुआत किससे करेंगे 12th क्लास की, केमिकल काइनेटिक्स से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत टफेस्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो आप हेडिंग डाल दीजिए केमिकल काइनेटिक्स ब्रैकेट में 7 मार्क्स, और ये लेक्चर 1 है आपका, ठीक है ना। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखिए कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम जाने कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, तो लिखिए केमिकल काइनेटिक्स द ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the study of rate of reaction and their study of rate of reaction and their mechanism is called केमिकल काइनेटिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। कि वो केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ें, रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करें और उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को स्टडी करें, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। तो इसके बाद आप पहले इसको लिखिए और फिर इसके बाद हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट। अब रिएक्शन रेट के बेसिस पर कितने टाइप्स की रिएक्शन होती हैं, उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। हेडिंग है फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप्स की रिएक्शन होती है रिएक्शन रेट पर, ठीक है ना। पहली है वेरी स्लो रिएक्शन, दूसरी है वेरी फास्ट रिएक्शन, और तीसरी कौन सी होगी? एक बहुत स्लो हो गई, एक बहुत फास्ट हो गई। तीसरी रिएक्शन कौन सी होगी? तीसरी रिएक्शन होती है मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, जो मीडियम स्पीड से चलती है। अब वेरी स्लो रिएक्शन जो बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो स्पीड से हो और बहुत टाइम ले अपनी रिएक्शन को कंप्लीट होने में। तो ऐसी रिएक्शन कौन सी होती है? ऐसी रिएक्शन होती है जैसे कि सेटिंग ऑफ सीमेंट। जब कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पर लेंटर डलता है या फिर हम लोगों का जब घर बनता है, तो क्या होता है, सीमेंट को सेट होने में कितना समय लग जाता है? कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं उस सीमेंट को सेट होने में। तो ये कौन सा प्रोसेस है? वेरी स्लो रिएक्शन है। जैसे कि मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। लोहे को जंग एक दिन में नहीं लगती, कम से कम 3-4 दिन अगर वो बाहर पड़ा रहे तब लोहे के ऊपर थोड़ी सी रेडनेस आती है, तो वो जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, बहुत ही स्लो रिएक्शन है लोहे को जंग लगना, या फिर सेटिंग ऑफ सीमेंट, या फिर फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, ये भी स्लो रिएक्शन में आता है। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए कि जब हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो हमारे पास इतना तो टाइम नहीं रह जाएगा कि हम 10 से 15 दिन हो हमारे पास। भाई प्रैक्टिकल कितनी देर का होगा हमारा, फाइनल बोर्ड का भी या फिर नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए आपको 1 पीरियड या ज्यादा से ज्यादा 2 पीरियड मिलती हैं, तो बहुत ही कम टाइम होता है, 1 से 2 घंटे। तो कोई ऐसी रिएक्शन होनी चाहिए जो हमारी तुरंत हो जाए। अब 10 से 15 दिन कौन लैब में बैठा रहेगा? मानकर चलो रात के 2 बजे रीडिंग निकल रही है, तो हम उस रीडिंग को कैसे नोट करने बैठेंगे? तो ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है, तो वेरी स्लो रिएक्शन हमारे किसी भी काम की नहीं रहेगी। फिर इसके बाद आती है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है? जो पलक झपकते ही हो जाए रिएक्शन। वो कौन सी रिएक्शन है? जैसे जो आयोनिक रिएक्शंस होती हैं, तो वो हमारी कौन सी होती है? बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती हैं। कैसी होती हैं आयोनिक रिएक्शंस? बहुत फास्ट रिएक्शन होती हैं आयोनिक रिएक्शंस। तो भाई बहुत जल्दी पलक झपकते ही हो जाए तो हमें रीडिंग नोट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो ये भी हमारे किसी काम की नहीं है। तीसरी हमारी आती है मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन हमारे काम की रिएक्शन होती है, तो मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन ही हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़नी होती है। जो मीडियम स्पीड से चलती है उसको क्या बोलते हैं? मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप पहली हेडिंग डालिए वेरी स्लो रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए
क्या होता है, लिखो द रिएक्शन विच अकर्स, मैं बोलता हूं आप लिखो, लिखने का मैं नहीं लिखता हूं, बस आप बोल रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं, आप इसको लिख लो। लिखो द रिएक्शन विच अकर्स at an extremely slow speed, the reaction which occurs at an extremely slow speed and takes lot of time, the reaction which occurs at an extremely slow speed and takes lot of time, और बहुत ज्यादा टाइम ले रही है कंप्लीट होने में, आर नोन एज वेरी स्लो रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बोला है, एग्जाम्पल मैंने आपको इसका बोला है सेटिंग ऑफ सीमेंट, या फिर दूसरा एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर तीसरा एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं तो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एटसेट्रा। ये हमारे कौन से हैं, बहुत ही स्लो रिएक्शंस हैं। अब आता है हमारा वेरी फास्ट रिएक्शन, जो बहुत ही जल्दी हो जाए, पलक झपकते ही जो रिएक्शन हो जाए उसको क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। पहले इसके एग्जांपल लिखो और फिर वेरी फास्ट रिएक्शन हेडिंग लिखो, फिर मैं इसको डिक्टेट कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि हो गया होगा। लिखो अब वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होता है, लिखो दीज रिएक्शंस आर सो फास्ट, ये बहुत क्या होती हैं, फास्ट होती हैं। दीज रिएक्शंस आर सो फास्ट that they occur as soon as reactants are mixed together, that they occur as soon as reactants are mixed together, so it is almost impossible to determine the rate of these reaction, so it is almost impossible to determine the rate of these reaction, तो इन रिएक्शंस की रेट को डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जैसे ही हो रही हैं तो रिएक्टेंट तुरंत प्रोडक्ट में बन जा रहे हैं, इसलिए। दूसरा पॉइंट लगाओ, वेरी फास्ट रिएक्शन में ही दूसरा पॉइंट लिखो, जनरली आयोनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, जनरली ionic reactions are very fast due to strong force of attraction, between opposite charge ions। ionic reactions बहुत फास्ट होती हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्ज आयंस में, क्योंकि उस जगह नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। अब इधर आप ध्यान से देखो कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, आयोनिक रिएक्शन का एग्जांपल, बिल्कुल ध्यान से देखना। आयोनिक रिएक्शन का एग्जांपल आता है कि NaCl की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, AgNO3 के साथ। NaCl क्या है, NaCl है सोडियम क्लोराइड, देश का शुद्ध नमक, टाटा नमक। और AgNO3 क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। किस तरीके से होगी इसकी रिएक्शन, कि अगल की शादी बगल से और अड़ोसी की पड़ोसी से। तो अगल की बगल के साथ करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, AgCl, और अड़ोसी की पड़ोसी के साथ करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, NaNO3। तो इस जगह ये क्या हमारी बनती है, प्रेसिपिटेट बन जाती है, PPT बन जाती है। ये आयोनिक रिएक्शन है कि NaCl को तोड़ूंगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, AgNO3 को तोड़ूंगा तो Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, तो ये दोनों अगल बगल से चिपकेंगे, वो अड़ोसी और पड़ोसी से चिपकेंगे। ये कौन सी रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन है। ना तो हमारे काम की वेरी स्लो रिएक्शन है, ना हमारे काम की वेरी फास्ट रिएक्शन है। हमारे काम की कौन सी रिएक्शन होगी सर, हमारे काम की तो मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन होगी। पहले आप इसको नोट करिए और फिर मैं आपको मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन करवाता हूं। उम्मीद करता हूं कि कर दिया होगा। अब हेडिंग डालो आप, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी रिएक्शन को हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन को। लिखो मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो मीडियम स्पीड से चले। तो लिखो द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट मॉडरेट स्पीड, या फिर मीडियम स्पीड, या फिर नॉर्मल स्पीड से चले। तो लिखो द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट मॉडरेट स्पीड, सो देयर रेट कैन बी मेजर्ड इजिली।
so their rate can be measured easily are known as moderate rate of reaction. उसको हम क्या बोलते हैं? moderate rate of reaction बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. निमोनिया का भाई अमोनिया. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ये मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन में आता है कि N2 plus 3H2 gives 2NH3. नोट कर लो इस एग्जाम्पल को, वेरी इंपॉर्टेंट है. मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब आप ध्यान से इधर देखिए कि सर आप ये रेट ऑफ रिएक्शन कहते जा रहे हो, तो सर पहले हमें ये तो बता दो कि ये रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले आप इसको जानिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ रिएक्शन. 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये आई थी. जो 2025 में बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ रिएक्शन. अब इस जगह आप ध्यान से, और बहुत ही बेसिक चीज है, अगर आपको ये नहीं आएगा तो आगे का चैप्टर नहीं आएगा. इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन को बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो, लिखना बंद करना, लिखना मत साथ के साथ. तो बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन. द चेंज इन concentration of reactant and product per unit time is called rate of reaction. क्या होता है? चेंज होता है किसका? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. किसका? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. टाइम के हिसाब से उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं. अब चेंज क्या होता है? चेंज का मतलब बताओ, मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी चेंज की. कॉपी के टॉप पर लिखो कि चेंज को किससे लिखते हैं? डेल्टा से लिखते हैं. डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज होता है. क्या होता है? चेंज. और कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है ये ब्रैकेट. ये क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है. क्या होता है? कंसंट्रेशन. चेंज का मतलब डेल्टा और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? ये ब्रैकेट. बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो, उम्मीद करता हूं कॉपी के टॉप पर लिख लिया होगा. और लगाकर इसकी दूसरी डेफिनेशन और लिख रहा हूं, बिल्कुल आप ध्यान से देखना. द रेट ऑफ डिक्रीज इन concentration of reactant or rate of increase in concentration of product is called rate of reaction. उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं. इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन. मैंने क्या बोला? द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज होगा. और रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का क्या होगा? कंसंट्रेशन बढ़ेगा. क्या होगा? बढ़ेगा. और पहली वाली डेफिनेशन के हिसाब से द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन. उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं. अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताया है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट. रिएक्टेंट का आर और प्रोडक्ट का पी.
रिएक्टेंट और ऑब्लिक लगा दिया, और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले आप इतना नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं कि आगे इसको किस तरीके से हम समझेंगे। पहले आप इतना नोट करिए, वीडियो पॉज कर कर। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। बिल्कुल आप ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। मैंने अभी अभी आपको बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या बोला है, बिल्कुल ध्यान से पहले इधर देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, ये मैंने बोला है। देखो लिखना नहीं है, पहले ध्यान से समझ लो, जब मैं समझा दूं तब लिखते रहना। ये जो भी चीज आप लिखते रह रहे हो साथ के साथ, तो ये स्कूल्स में कहानी होती है, इधर नहीं आप करो। आपके पास टाइम है, वीडियो को पॉज कर लेना, तब नोट कर लेना, लेकिन अभी ध्यान से बिल्कुल आप समझो, बिल्कुल ध्यान से अभी समझो। अब इस जगह आप बिल्कुल ध्यान से देखो कि इस जगह मैं एक रिएक्शन लेट कर रहा हूं कि लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन लेट कर रहा हूं। रिएक्शन क्या लेट कर रहा हूं कि कोई रिएक्टेंट है आर, और वो गिव्स क्या कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट पी दे रहा है। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए, अगर इस जगह मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, बिल्कुल ध्यान से इधर नोट नहीं करना है, रेट ऑफ रिएक्शन पहले मैं किसके लिए बता रहा हूं, फॉर रिएक्टेंट के लिए बता रहा हूं। मैंने रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोला है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट की बात करूंगा रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट की बात करूंगा तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने क्या बोला है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, तो किस तरीके से कि चेंज का मतलब डेल्टा, कंसंट्रेशन का मतलब ब्रैकेट, और रिएक्टेंट का मतलब आर। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम मतलब डेल्टा टी। लेकिन मैंने आपको अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेफिनेशन बोला है कि द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा। तो इस जगह क्या है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैं क्या लगा रहा हूं, माइनस का साइन लगा रहा हूं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आया होगा। बिल्कुल ध्यान से, इधर नोट मत करना, पहले ध्यान से बस इधर देखो। अब इस जगह आप बिल्कुल ध्यान से देखो कि टाइम t1 पर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को R1 मानना हूं, और टाइम t2 पर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या मानना हूं, R2 मानना हूं। क्या मानना हूं, R2। तो बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो कि इस जगह जो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, अब आपको मैंने, या आपने फिजिक्स में ये चीज पढ़ी है कि डेल्टा एक्स आपने कहीं देखा है, तो आप इसको कैसे लिख देते हो, x2 माइनस x1। डेल्टा वाई दिखता है तो क्या लिख देते हो, y2 माइनस y1। पढ़ा होगा फिजिक्स में, नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको इधर पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो मैं अब इस जगह डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर दिख रहा है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1, और डेल्टा टी को क्या लिख दूंगा, T2 माइनस T1। ये माइनस क्या शो कर रहा है, ये माइनस तो डिग्रीज शो कर रहा है, ये अपने आप इधर एडजस्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अपने आप न्यूमेरिकल्स में इधर ये एडजस्ट हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। अभी तक मैंने रिएक्टेंट की बात करी, अब मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए लिखूंगा, अब मैं फॉर प्रोडक्ट के लिए लिखूंगा। तो प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन प्रोडक्ट का जो रेट है
वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसलिए कैसा साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इस जगह टाइम t1 पर मैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट p1 मान ले रहा हूं, और टाइम t2 पर मैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट p2 मान ले रहा हूं। क्या मान ले रहा हूं, p2 मान ले रहा हूं। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो इस जगह रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या हो लेगी, रेट ऑफ रिएक्शन हमारी हो लेगी कि अब इस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी को क्या लिख दूंगा, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 लिख दूंगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इस जगह बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, बिल्कुल ध्यान से इधर, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना कि इस जगह मैं एक नोट लिखवा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से इस नोट को देखो कि अगर मैं होल रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, होल रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूं, तो जो होल रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर। तो रिएक्टेंट की क्या थी, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी, और प्रोडक्ट की क्या थी, प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये दोनों क्या हो लेंगी, बराबर हो लेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये होल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, और पक्का इसका न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज आएगा, ठीक है ना। पहले आप इतना नोट करो, वीडियो पॉज कर कर, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। जल्दी आप इतना नोट करो, जल्दी, थोड़ा फास्ट नोट करना। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने नोट, ठीक है ना। अब देखिए इस जगह अब हमारा आता है सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, कि ये नेगेटिव साइन आया है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इसका कारण क्या होगा। लिखो, मैं बोलता हूं आपको, इसको डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो आप। देखो, एज द रेट ऑफ, एज द रिएक्शन प्रोग्रेस, एज द रिएक्शन प्रोग्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, the concentration of reactant decreases, therefore change in concentration of reactant, therefore change in concentration of reactant। अब देखो आपको डायरेक्ट इस तरीके से लिखना है। अब आप कैसे लिख रहे होगे कि therefore change in concentration of reactant, ऐसे ही तो लिख रहे हो। अरे ऐसे नहीं, अब टर्मिनोलॉजी तो सीखो। इसको इस तरीके से ना लिखकर, अब लिख लिया है तो लिखे रहने देना, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, therefore चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डायरेक्ट एक ही बार में आप ये चीज यूज करो, टर्मिनोलॉजी जो ये मैंने आपको डेल्टा बताया है, कंसंट्रेशन आर, ये अंग्रेजी थोड़ी लिखने को आ रही है पेपर में, पेपर में तो ये आएगा न्यूमेरिकल्स के यूज में। समझ में बात आ रही है कि, तो डायरेक्ट आप इसको लिखना सीखो। जब भी मैं आगे चलकर केमिस्ट्री में, जब स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बोलूं बेंजीन, और अगर आप बेंजीन की स्पेलिंग लिखते हो तो इसमें कोई समझदारी वाली बात थोड़ी है। डायरेक्ट बेंजीन का फॉर्मूला लिखो C6H6, डायरेक्ट करना है। मतलब केमिस्ट्री को ज्यादातर यूज, फील लेना सीखो। जब तक फील नहीं लोगे तब तक आपको बोरियत फील होगी, सीधी सीधी बात तो ये है, ठीक है ना। तो देयरफॉर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी नेगेटिव, therefore change in concentration of reactant will be negative, but as the rate of reaction is always positive, but as the rate of reaction is always positive, so negative sign is placed to make, so negative sign is placed to make rate of reaction positive, so negative sign is placed to make रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव। मैं अगेन रिपीट करता हूं, एज द रिएक्शन प्रोग्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट decreases, therefore change in concentration of reactant will be negative, but as the rate of reaction is always positive, so negative sign is placed to make rate of reaction पॉजिटिव। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं कि लिख लिया होगा।
ये आपका सिग्निफिकेंस हुआ। अब इस जगह आता है हमारा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, और कभी कभार डायरेक्ट ये बोर्ड के पेपर में भी आ लिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बता दो। तो बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखो कि मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोला, मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन बोला है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। अब कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन एक तरीके से मोलरिटी है। क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, जो आपने कहां पर पढ़ा था, क्लास 11th में पढ़ा था, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, कि मोलरिटी। तो यही चीज है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन क्या है, मोलरिटी। तो इसकी यूनिट बताऊं तो कंसंट्रेशन की यूनिट मतलब मोलरिटी की यूनिट क्या बोलेगी, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम की यूनिट क्या बोलेगी, सेकेंड। अब इस जगह टाइम की पावर कितनी है, 1, ऊपर जाएगी कितना बोलेगा, -1। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो क्या बोलेगा हमारा ये, तो ये हमारा बोलेगा मोल लीटर इनवर्स और फिर सेकंड इनवर्स। हो सकता है सेकंड इनवर्स की जगह हमको क्या मिल जाए, मिनट मिल जाए या फिर आर मिल जाए। तो इसको मैं डायरेक्ट इस तरीके से लिख देता हूं कि मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, कभी कभार मिनट इनवर्स भी होगा और कभी कभार आर इनवर्स भी होगा। अब इस मोल लीटर इनवर्स को हम क्या लिख देते हैं, कभी कभार कैपिटल एम लिख देते हैं। तो इसको कैपिटल एम सेकेंड इनवर्स, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल एम टाइम इनवर्स लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, टाइम इनवर्स। तो ये हमारी क्या हो लेगी, यूनिट हो लेगी किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो लेगी। अब अगर मैं बात करूं कि ये यूनिट होली, अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि फॉर गैसियस रिएक्शंस, गैसियस रिएक्शंस में यूनिट क्या होगी। तो गैसियस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होगा चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसके लिए अगर मैं यूनिट लिखूं, अब प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो इसको जब मैं ऊपर भेजूंगा तो क्या बोलेगा, एटीएम सेकेंड इनवर्स। अब सेकेंड की जगह मिनट भी हो सकता है और आर भी हो सकता है, तो एटीएम टाइम इनवर्स बोलेगा। क्या बोलेगा, एटीएम टाइम इनवर्स। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। आप बस ध्यान से समझो, अब लिखो, और साथ के साथ लिख रहे हो तो फिर तो आप जैसे स्कूल में कर रहे हो वैसे ही इधर कर रहे हो। उम्मीद करता हूं कि नोट आपने कर लिया हो। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखना, एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर रहा हूं किसके टर्म्स में, रिएक्टेंट के टर्म्स में, और किस टर्म्स में, प्रोडक्ट के टर्म्स में। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखो, बिल्कुल ध्यान से इधर, कि जैसे कि मैं इस जगह पहला एग्जांपल ले रहा हूं, x प्लस वाई गिव्स z। क्या लिया है मैंने, x प्लस वाई गिव्स z। इस जगह x और y क्या है, x और y है रिएक्टेंट, और z क्या है, प्रोडक्ट। लेकिन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज। तो स्पेसिफाई, अगर मैं इस जगह इस x की बात करूं तो किस तरीके से लिखूंगा मैं, कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, कैसे लिखूंगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x। ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इस समय रिएक्टेंट क्या है, एक्स, अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, वाई की बात करूं, तो क्या बोलेगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस
ऑफ वाई। तो इस जगह क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाई अपॉन डेल्टा टी। लेकिन वाई भी रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज, इसलिए कैसा साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। अब अगर मैं बात करूं जेड की तो कैसे लिखूंगा कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड, क्या बोलेगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड। भाई वो डिक्रीज है इसलिए डिसअपीयरेंस, और इस जगह इंक्रीज है इसलिए अपीयरेंस लगा दिया। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड में क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ जेड अपॉन डेल्टा टी। लेकिन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसलिए कैसा साइन लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब इस जगह देखिए कि अगर मैं इसकी होल रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो होल रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे लिखूंगा, मैंने बोली है कि होल रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। तो ये तीनों क्या हो लेंगी, बराबर हो लेंगी। तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या बोलेगा, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ वाई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू फिर ये बोलेगा प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ जेड अपॉन डेल्टा टी हो लेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हुआ होगा। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। एक और देखते हैं हम, एक और एग्जांपल। एक और एग्जांपल आता है हमारा N2 प्लस का 3H2 गिव्स 2NH3। इस जगह N2 और 3H2 क्या है, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, और NH3 क्या है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। स्पेसिफाई, अगर मैं इस जगह N2 की बात करूं तो किस तरीके से लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। तो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी। लेकिन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होता है, इसलिए माइनस का साइन आ गया। अब अगर मैं इस जगह बात करूं कि तो ये क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। तो इस जगह क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी। सर ये भी रिएक्टेंट है तो इसका भी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या है, NH3, तो इसको जब मैं लिखूंगा तो कैसे होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। लेकिन NH3 क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का इंक्रीज होता है, तो प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी हो लिया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब इसकी अगर होल रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो वो क्या होती है, बराबर हो जाती है। बिल्कुल ध्यान से अगर देख रहे हैं, नोट नहीं करना। तो होल रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो तीनों की बराबर हो लेगी, तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी और माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी। लेकिन इस जगह H2 का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो इस 3 को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो इस जगह 1/3 का मल्टीप्लीकेशन होगा। सर इस जगह कोफिशिएंट 1 है तो इस जगह हमने 1/1 किया है, लेकिन 1/1 1 ही होता है, इसलिए हमको पता नहीं चला है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सिमिलरली इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो इस जगह भी 1/1 किया है, इस जगह भी 1/1 किया है, और इस जगह भी 1/1 किया है, लेकिन 1/1 1 होता है, इसलिए हमको पता नहीं चला है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? तो यही चीज इधर है कि इस जगह 1/1 1 होता है, इसलिए हमको पता नहीं चला है, कोफिशिएंट को रेसिप्रोकल तो किया है। अब इस जगह कोफिशिएंट सर 2 है तो बिल्कुल होगा इस जगह कि 1/2 और NH3 लिखूंगा तो प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा क्या हो लेगा, होल रेट ऑफ रिएक्शन हो लेगा। इस साल 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था हमसे,
इस साल के पेपर में आया था, किसी के पास हो ऑल इंडिया का 2026 का पेपर तो उसमें देखो, और मैं लास्ट जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन लगाऊंगा इसी के ऊपर, जो है उधर ही से स्टार्ट करूंगा। ये समझ में आया है कि नहीं आया है? अब उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कर कर इसको सबसे पहले आप क्या करो, नोट करो, और उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। इसको अब रफ कॉपी में पहले रिवाइज करना, पूरा ये रिएक्शन लिखना, डिसअपियरेंस अपीयरेंस अपने आप, और रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप लिखना। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन याद करो, जितनी भी चीज करवाई है सब इंपॉर्टेंट है। इवन केमिकल काइनेटिक्स भी कभी कभार पूछ सकता है कि डिफाइन केमिकल काइनेटिक्स, वो बहुत बेसिक पेपर हो जाएगा कि, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे को लगता है पूछेगा ही नहीं, और तुक्के में अगर पूछ ली तो वो डेफिनेशन भी नहीं याद होती। इसलिए आप कोई भी चीज लीनियंसी में मत लेना, सारी चीज इंपॉर्टेंट है, सारी चीज हमको पढ़नी है। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन पर न्यूमेरिकल्स किस टाइप्स के होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये हमारा आज का प्रॉपर लेक्चर रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक भी करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।